गुड मॉर्निंग। समाजशास्त्र में सेकंड यूनिट में आज का पाठ है आपका क्या, वर्ण व्यवस्था। क्या है? वर्ण व्यवस्था। ठीक है। अब वर्ण व्यवस्था क्या है? ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या है, इसकी हमें क्या मालूम करना है, परिभाषा। तो विश्व में भारतीय समाज का महत्व तथा पहचान किसके कारण होती है? संस्कृत के कारण होती है। प्राचीन काल में अनेक सामाजिक संस्थाओं का उदय होता है जिसके द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही तथा समाज में एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जो हजारों वर्षों तक समाज को स्थायित्व एवं निरंतरता प्रदान करती रही। ठीक है। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक सभ्यता एवं संस्थाओं के प्रतिनिधित्व करने वाली व्यवस्था है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज में स्थायित्व प्रदान करने हेतु ये किया गया है। ठीक है। फिर इसमें वर्ण का अर्थ क्या है? ठीक है, वर्ण का अर्थ वर्ण का अर्थ में है कि वर्ण जो है तो ये संस्कृत शब्द से, संस्कृत भाषा के व्री यानी वर्ण तथा व्री जो है वो धातु से बना है। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। ठीक है। वर्ण शब्द संस्कृत भाषा के व्री धातु अथवा वर्ण एवं व्री धातु से बना है जिसका आशय है वर्ण करना या चयन करना होता है। इसी प्रकार कहा जाता है वर्ण का अर्थ किसी व्यवसाय या वृत्ति के चयन करने से होता है। ठीक है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि वर्ण से तात्पर्य व्यवसाय चुनने से है, किंतु कुछ विद्वान इसे उचित नहीं मानते। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उपयोग अनेक स्थानों पर हुआ है जिसमें आर्यों तथा अनार्यों के अंतर को बतलाया गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद काल में समाज के विभेदीकरण रंग के आधार पर था। आर्यों द्वारा अनार्यों के रंग भेद में पाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार कर्म के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म को करने के लिए उच्च एवं निम्न वर्ण में परिवर्तित हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि जो हैं तो वर्ण से क्या थे? शूद्र थे। महर्षि वाल्मीकि वर्ण से शूद्र थे, किंतु कर्म के द्वारा वो क्या बने? महर्षि बने। ऋषि विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय वर्ण में हुआ, किंतु ब्राह्मणों के कर्म करके वो ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा प्राप्त की। इसी प्रकार द्रोणाचार्य का जन्म भी ब्राह्मण वर्ण में हुआ था, किंतु इसी कारण उन्हें क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है, किंतु कर्म क्षत्रियों जैसे था। द्रोणाचार्य का जो कर्म था वो क्षत्रियों जैसे था। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्म का सिद्धांत वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर है वर्ण के उत्पत्ति के सिद्धांत। वर्ण के उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है कि इसमें जो हमारे प्राचीन काल के आर्य समाज के प्रवर्तक और विवेचना करने वाले हैं, जो टोलियां बनाई गई है, उसमें सब लोग अपने अलग अलग वर्ण व्यवस्था की सिद्धांत की उत्पत्ति किए हैं। जैसे वर्ण के संदर्भ के विचार पूर्व की विवेचना में हमारे सामने आए हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में विभिन्नता दिखाई देती है। ठीक है। वैदिक काल में ब्राह्मण आदि वर्णों में न तो अलग अलग टोलियां थी और न तो ये वर्तमान काल में दिखती हैं।
और न ही अलग अलग प्रकार के परिवार थे, बल्कि परिवार के सभी सदस्य जो हैं तो वर्णों के सदस्य रहते थे। ठीक है, इसमें से इनमें सिद्धांत में पहला सिद्धांत है दैवी सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या है? दैवी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत को सबसे प्राचीन काल की सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई है। प्राचीन धर्मशास्त्र में जैसे ऋग्वेद, मनुस्मृति, विष्णु पुराण, गीता, भागवत, उपनिषद आदि अनेक स्थानों पर ऐसे संकेत दिए गए जिससे पता चलता है कि वर्ण की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति एक विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से हुई है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा या उदर से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। इसी तरह विष्णु पुराण में भी वर्ण की उत्पत्ति भगवान विष्णु के द्वारा मानी गई है, क्योंकि इनके मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि मैंने ही 4 वर्णों की उत्पत्ति कर्म और गुणों के आधार पर की है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? दैवी सिद्धांत कहते हैं। फिर दूसरा क्या सिद्धांत है? गुण का सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था में दूसरा सिद्धांत क्या है? गुण का सिद्धांत। गुण का सिद्धांत में प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्णों के विभाजन के प्रमुख आधार व्यक्ति के गुण से माना जाता है। धर्मशास्त्र में 3 प्रकार के गुण बताया गया है। पहला है सत्य, दूसरा रज और तीसरा क्या है? यम। इस प्रकार के गुणों की पृथक पृथक विशेषताएं बताई जा गई हैं। सत्य गुण ज्ञानी मनुष्य का गुण, रजोगुण राग देश युक्त गुण तथा तमोगुण अज्ञानता का द्योतक माना गया है। फिर तीसरा है रंग का सिद्धांत। रंग के सिद्धांत जैसे हम पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि वर्ण का अर्थ रंग भी माना गया है। शांति पर्व में महर्षि भृगु ने अपने परम शिष्य भरद्वाज को बताया कि समाज में पहले एक ही वर्ण था, किंतु बाद में यही वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों का रंग क्या है? श्वेत रंग, सफेद, और क्षत्रियों का लोहित यानी लाल रंग, वैश्यों का पीला और शूद्र का श्याम यानी काला रंग स्वीकार किया गया है। फिर चौथा नंबर क्या है आपका? कर्म का सिद्धांत। अब प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि कर्म के सिद्धांत के समर्थक में अपना मत व्यक्त करने में सक्षम है। और प्राचीन काल में कर्म के अनुसार विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति भारतीय मनीषियों के कर्म के आधार पर स्वीकार करने में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ था। ठीक है, इसमें प्रारंभिक समय में जो व्यक्ति धार्मिक कृत्यों के विशेष रुचि रखते थे, यज्ञ अध्यापन का कार्य करते थे, वो ब्राह्मण वर्ग स्वीकार किया गया। ठीक है, जो समाज की सुरक्षा, शत्रुओं से समाज के सदस्यों की रक्षा करते थे, उन्हें हम किसमें रखे गए? क्षत्रिय वर्ण में रखे गए। जो पशुपालन, व्यापार, कृषि, उद्योग धंधे का काम करते थे, वो कौन हो गए? वैश्य। ठीक है, उन्हें वैश्य तथा ये तीनों वर्णों के सदस्यों की सेवा का अन्य कार्य भी करते थे। जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे, इनकी सेवा भी करते थे कौन? वैश्य लोग। इनको आर्थिक कार्यों में जो रुचि रखते थे, उन्हें वैश्य के वर्ण व्यवस्था में रखा गया। उन्हें और जो सभी सदस्यों के तीनों के जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों का जो सेवा करता था, उसका वर्ण क्या है? शूद्र। शूद्र को ये रूप प्रदान किया गया क्योंकि व्यक्ति के कर्म को प्रधानता देकर चारों वर्णों के समाज में बांटा गया है
और ये प्रत्येक वर्ण धर्म को जोड़कर इन कर्तव्यों की क्या की गई है, व्याख्या की गई है। फिर पांचवा एवं लास्ट सिद्धांत है जन्म से संबंधित सिद्धांत। जन्म से संबंधित सिद्धांत में यह सिद्धांत के समर्थकों में ऐसा विचार किया गया कि वर्ण की उत्पत्ति वास्तविक रूप से जन्म के सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता है मृत्यु पर्यंत तक उसी वर्ण का वो सदस्य रहता है। जैसे मान लो कि युधिष्ठिर के जन्म जो है तो क्षत्रिय थे, स्वभाव से ब्राह्मण होना चाहिए था। इसी प्रकार दानवीर कर्ण जो जन्म से तो क्षत्रिय थे किंतु इन्हें शूद्र पुत्र माना जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, इन्हें बौद्ध धर्म की स्थापना की। ये संपूर्ण जीवन कार्य ब्राह्मण जैसे थे। इसी प्रकार व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता है उसी से पहचाना जाता है। अतः स्पष्ट है कि वर्ण का उत्पत्ति का आधार क्या है, जन्म है। ठीक है, ये हो गए हमारे वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत। फिर है विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, मतलब ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं इनके कर्तव्य क्या हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण को हम विभिन्न वर्णों के कर्तव्य में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वो जब तप करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना ये इनका क्या है, कर्तव्य है। अध्ययन अध्यापन का कार्य करना है ना, आदि यज्ञ आदि का ज्ञान ये ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण के पश्चात क्षत्रिय वर्ण को स्वीकार किया गया, क्योंकि इन्हें धर्म की सुरक्षा करना तथा दान देना, विषय भोगों के पृथक रहना, युद्ध करना, ये सूर्य, वीरता, तेज और धैर्य का प्रतीक क्षत्रिय को माना जाता है। तो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है कि सभी समाज और धर्मों की रक्षा करना। फिर वैश्य का कर्तव्य, वैश्य का कर्तव्य है कि वैश्य तृतीय वर्ण के रूप में माना जाता है। मनु स्मृतियों में वैश्य के 7 कर्तव्य हैं: पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्यापन करना, व्यापार करना, ब्याज पर संपत्ति धन देना तथा कृषि करना। ये प्रमुख कार्य इनके किसके हैं, वैश्य के। फिर शूद्र का कर्तव्य है कि सेवा करना, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो हैं ये तीनों समाज की सेवा करना। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों के एकमेव धर्म कर्तव्य अपने श्रेष्ठ तथा उच्च तीनों वर्णों के सेवा बिना किसी ईर्ष्या भाव से करना। शूद्र को ब्राह्मण का निस्वार्थ रूप से क्षत्रिय तथा वैश्य के सेवा आजीविका चलाने के लिए करना चाहिए, यही इनका कर्तव्य है। ठीक है, शूद्रों को धन संपत्ति, अध्यापन तथा उच्च वर्ण के कर्तव्यों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, फिर आगे आपको बताएंगे कि वर्ण के महत्व क्या है। थैंक यू, धन्यवाद।